हाय वेलकम बैक न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 2 न्यूटन्स लॉ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? जबरदस्त, यही सुनना चाह रहा था ना। ग्रेट। तो लेक्चर नंबर 2 न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, दोनों को डील करेंगे आज। मजा आएगा। तो क्या करना है? यस, जल्दी से तैयार हो जाना है। यहाँ से जब तैयार हो जाएंगे ना, बोलता है सक्सेस जो है ना, अगर आप उसको संकल्प बना लोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता। यानी संकल्प बनाना, सीखने का, छोटे छोटे गोल में तोड़ना है। अभी संकल्प क्या लेना है? इस न्यूटन्स लॉ को क्लियर कर लेना आज। शानदार लेक्चर, बहुत मजा आएगा। प्यारा सा लेक्चर है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो रुको। न्यूटन्स लॉ को आगे जाने से पहले एक बात मैं तुझे सिखा देता हूं। रुको, क्या बोलेंगे? रुको। पहले क्या देखेंगे? पहले लीनियर मोमेंटम क्या है समझते हैं। इस बात को जब समझ जाएंगे ना, तो न्यूटन साहब का लॉ को समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? न्यूटन्स का लॉ समझने से पहले लीनियर मोमेंटम पर बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हूं। दो चीज लीनियर मोमेंटम के बारे में दिखाने की कोशिश किया हूं, तो कुछ समझ में आ जाएगा। लीनियर मोमेंटम ये असल में होता क्या है? लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में क्या करता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी में कितना मोशन है ये बताता है। डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या डिफाइंड है? जैसे कि मान लिया जाए कि ये है मेरा एक्स एक्सिस, वेरी गुड, और ये है मेरा वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया। तुमको आगे समझाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल, दोनों को समझेंगे। तो फिलहाल मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका कि मास है m और ये वेलोसिटी रखता है v। तो लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में क्या होता है? p से डिनोट करते हैं और वो होता है मास एंड वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इतना क्लियर है बात? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही डायरेक्शन होगा, और मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ये क्या बताया था? ये कितना मोशन है बॉडी में। जैसे देखो, दोनों का मास हमने बराबर लिया, तो इसका लीनियर मोमेंटम है 10। इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? P = m × v। इसका मतलब हुआ 100 हुआ, मास है 10 kg। मास कितना है? 10 kg। 100 kg और वेलोसिटी कितना है? 10। तो इसका हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m × v करेंगे। इसका m कितना है? 100, वेलोसिटी है 5, यानी 5 नहीं है, यस 5 ही है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ इसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि कम वेलोसिटी से चलते। यहाँ पर दोनों मास बराबर था, तो सिर्फ वेलोसिटी नहीं, मास से गुना करेंगे ना, तब पता चलता है कि अमाउंट ऑफ मोशन। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पर देखो, मास ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ मोशन इसको ज़्यादा होगा, इसको अमाउंट ऑफ मोशन कम होगा। मतलब क्या हुआ? मोशन का इसका लीनियर मोमेंटम का करेंगे कितना होगा? 100 × 100, और इसको करेंगे 1000 × 100। यानी इसको जो है कंटेंट, यानी इसको अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, इसको अमाउंट ऑफ मोशन कौन है? सिंपल भाषा में लीनियर मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। फंडा क्लियर है? न्यूटन सेकेंड लॉ पर जाने से पहले एक बात मुझको बताओ।
अगर मुझे इस मोमेंटम को बदलना है, इसको मान लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होती है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी फिलहाल समझना अर्थ। इसको क्या समझ देना है, अर्थ। जरा एक बात बताओ, अगर मुझे इस मोमेंटम को बदलना है तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ में क्या बताया था, जो बॉडी जिस अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये जितना मोमेंटम अभी रखता है उतने मोमेंटम से मूव करते रहेगा, बिल्कुल। वेलोसिटी जितना है उतने से रहेगा, बिल्कुल। तो अगर मुझे इसका मोमेंटम बदलना होगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, यस सर। हाँ, तो वहीं पर न्यूटन साहब ने बताया कि अगर बोलता है कि फोर्स जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किनारे में दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा वापस देख लो। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एनसीईआरटी का है, तब इस लॉ को मैं तुझे समझा दूंगा ये क्या लिखा हुआ है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं इसी में जो फोटो बनाए थे उसी को दोबारा मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूं। मान लेते हैं एक बॉडी है और बॉडी का मास है v1, वेलोसिटी है v1 यानी v, एनसीईआरटी का स्टाइल में, और यहाँ का जो टाइम है ना t1 बराबर t है। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो मोमेंटम होगा, इसके मोमेंटम को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ही बताओ। इसके मोमेंटम, किसके मोमेंटम, बॉडी के मोमेंटम को, इसके मोमेंटम, बढ़िया समझना है, इसके मोमेंटम को बदलने के लिए, इसके मोमेंटम को बदलने के लिए क्या करना होगा, इसका जवाब दो। क्या करना होगा? हाँ, जाहिर सी बात है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में बताया था फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, समझा? क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं फोर्स लगाए, क्या किए, फोर्स लगाए, तो शुरू का वेलोसिटी मान लेते हैं v1 था, और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मान लेते हैं कि बॉडी आते आते यहाँ आ गया और वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया, मान लेते हैं v2, तो v2 बराबर v प्लस डेल्टा v, एनसीईआरटी में दिया है। ये t1 बराबर t टाइम था, क्या था टाइम, ये टाइम t1 इज इक्वल टू t था। ये टाइम क्या था, और बनाना नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम t1 बराबर t था, और इस पर फोर्स लगाए तो वेलोसिटी v1 से v2 हो गया, और टाइम जो है ना t2 इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा t हो गया। समझ में आया बात? तो ये जो मोमेंटम बदला ना, बिना फोर्स का तो बदला नहीं होगा। फिर से समझ देते हैं, इस बॉडी का मोमेंटम अभी m1 इंटू v1 होगा, और अभी मोमेंटम m इंटू v2 होगा, यानी शुरू का मोमेंटम यहाँ कितना है, p1 बराबर mv1 होगा, और यहाँ का मोमेंटम कितना होगा, p2 इज इक्वल टू क्या होगा, mv2 हो जाएगा। फैक्टर का चिन्ह लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी शुरू का मास है m, वेलोसिटी v1 है, तो मोमेंटम mv1 मान लेते हैं v है। बाद का वेलोसिटी v2 हो गया तो मोमेंटम हो गया, मास इसका m ही रहेगा, मास तो बदलेगा नहीं, तो p2 बराबर m इंटू v2। तो शुरू का मोमेंटम mv1, अब बाद का मोमेंटम mv2, यानी p1 से p2 मोमेंटम बदला। तो ये मोमेंटम बिना फोर्स का बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा।
तो न्यूटन ने यही बात बताई। इसका जो एवरेज वैल्यू होगा ना इस फोर्स का, किसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना होगा, जिसका एवरेज वैल्यू न्यूटन साहब ने बताया था, ये जो एफ है ना, उन्होंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाएंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम बदलेगा। ठीक है, तो कहता है लीनियर मोमेंटम बदलने का जो दर होगा ना, रेट होगा ना, फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको F इज इक्वल टू यहाँ एक K लाएंगे और डेल्टा P बाय डेल्टा T कर देंगे। अब इस सवाल है कि इस K का वैल्यू कितना होगा, क्या सवाल है, K का वैल्यू कितना होगा। देखो उन दिनों जब ये फोर्स का डिफिनेशन आया था तो बताए थे ना, सबसे पहले एरिस्टोटल थे, 385 BC पहले था। उसके बाद कौन आए, एरिस्टोटल के बाद गैलीलियो। उन्होंने फोर्स को डिफाइन किसी ने नहीं किया। एरिस्टोटल साहब ने बोला कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिफाइन नहीं किया। हाँ, गैलीलियो साहब भी आए, उन्होंने भी फोर्स को डिफाइन नहीं किए। तो न्यूटन साहब के पास तो ऑप्शन था K का मान रखने का, तो उन्होंने 1 रख लिया सिंप्लीफाइड रखने के लिए। यस, न्यूटन साहब ने K का मान 1 रख लिया। तो अब ये फोर्स क्या हो जाएगा, अब ये फोर्स इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान रहे ये एक एवरेज फोर्स है, क्योंकि ये अगर डेल्टा इंटरवल बड़ा होगा तो एवरेज हो जाएगा, छोटा होगा तो इंस्टेंटेनियस होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, वही क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, डेल्टा P को। अब बटा डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, एनसीईआरटी का लाइन है, एंड टेक प्लेस इन ए डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। यानी ये जो मोमेंटम का जो बदलेगा ना, चेंज करेगा ना, जिस डायरेक्शन में चेंज करेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज करेगा, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाएगा फोर्स। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। ध्यान रखना ये क्या चीज़ है, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन है। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मजा आया। तो अब इसको हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, जूम करते हैं, समझाने का कोशिश करता हूँ कि है क्या चीज क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ को, है ना। एफ एवरेज लिख देता हूं मैं, एफ एवरेज, यहाँ क्या था, एफ एवरेज, ये एवरेज वैल्यू है, बोले थे ना एवरेज वैल्यू, हटा देते हैं। तो एफ एवरेज वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दिस इज एवरेज फोर्स। ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा। तो कहता है अगर पता है ना, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 तो एफ इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। एफ बराबर, यानी ऐसे कर देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एवरेज। पता है ना, कोई भी एवरेज में डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देंगे तो वो इंस्टेंटेनियस फोर्स बन जाएगा। कौन सा फोर्स है, इंस्टेंटेनियस फोर्स है। तो एफ इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और सबको पता है ये जो लिमिट लगा देते हैं ना, ये डेल्टा पी बन जाता है डी पी बटा डी टी। दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। ये है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में और ये है किसी इंस्टेंट पर डिफाइंड। दोनों में समझाता हूँ अंतर क्या है। एक इंटरवल रहेगा, बोलेगा कि 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना फोर्स लगेगा,
मोमेंटम दे देगा चेंज। और ये बोलेगा किसी टाइम जैसे t बराबर 5 सेकेंड पर कितना फोर्स होगा, तो उस समय देखेंगे। ये होगा इंस्टेंटेनस और ये होगा एवरेज। इतना से समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा और हम डिटेल ले जाते हैं इसको। एफ एवरेज समझ में आ गया क्या था? एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और एफ इंस्टेंटेनस क्या हुआ? एफ इंस्टेंटेनस क्या हो गया? एफ इंस्टेंटेनस हो गया डी पी बटा डी टी। और जैसा कि हमको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू क्या होता है? मान लेते हैं M इंटू वी होता है ना। अब देखो डिफ्रेंशिएशन हो गया, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T को फोर्स बोलेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो M को अगर बाहर रखेंगे तो V को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिल्कुल। अगर V को बाहर रखेंगे तो M को डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आया बात? यहाँ से दो बात सामने आती है निकल के, एक केस दो केस। पहला केस ये आती है निकल के कि इफ M बराबर कांस्टेंट हो, M इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये M है, M बराबर कांस्टेंट रहेगा, M बराबर कांस्टेंट रहेगा, तो dm बटा dt बराबर क्या होगा? M बराबर अगर कांस्टेंट रहेगा तो dm बाई dt बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। नहीं तो वैसे सिचुएशन में f का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैसे सिचुएशन में f का वैल्यू क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू m dv बाई dt हो जाएगा। ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा। तो यहां से f इज इक्वल टू क्या आया? f इज इक्वल टू ma आया। लेकिन कब? जब मास कांस्टेंट रहेगा तब। इसलिए ये नहीं बोलना है कि यही न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, कंडीशन अप्लाइड। नहीं देखते हो, कंडीशन अप्लाइड रहता है। क्या कंडीशन अप्लाइड है? मास का मान अगर कांस्टेंट रहेगा तो F बराबर ma इज न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का और भी रूप है। अब सवाल उठता है कि मास अगर कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट, v बराबर कांस्टेंट, v बराबर अगर कांस्टेंट हो जा रहा है तो f इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो ध्यान से, v इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट ले लेते हैं तो dv बटा dt 0 आ जाएगा। 0 नहीं, dv बटा dt की जगह 0 रख देंगे। v अगर कांस्टेंट रहेगा तो dv बाय dt कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 होता है बच्चा। तो ये 0 हो गया, आइए हो गया v, बताएंगे v क्या है? रिलेटिव हो जाता है dm बटा dt। यानी f जो होगा इज इक्वल टू v dm dt। ये कहाँ इस तरह का क्वेश्चन यूज करेंगे? जैसे देखो इस तरह का, देखो तो क्या चीज का फोटो है, क्या चीज का फोटो उड़ जाएगा। नहीं, दिखाएंगे क्या है, समझाएंगे बाद में तुमको। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ma है, रट्टा नहीं मारना। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, ये कह सकते हो या ये कह सकते हो। ये एवरेज वाला है, ये इंस्टेंटेनियस वाला, दोनों न्यूटन सेकेंड लॉ है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है जब मास बराबर कांस्टेंट होगा। ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है जब वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट रहेगा। मास इसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल मास सिस्टम पर बात करेंगे आगे, ये भी बात करेंगे आगे। तो जब तक सवाल नहीं बनाएंगे ना, मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो करते हैं सवाल। देखो एक दो एनसीईआरटी का लाइन समझाता हूं मैं। न्यूटन का जो लॉ, एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं, नोट करके डील कर लेना। और एनसीईआरटी का पॉइंट्स, एनसीईआरटी ठीक बोलता है कि इन न्यूटन सेकेंड लॉ, कहता है इन न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में F बराबर 0
क्या इंप्लाइज, एफ बराबर जीरो इंप्लाइज ए बराबर जीरो, एफ बराबर जीरो इंप्लाइज ए बराबर जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो, यानी द न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली, क्या ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ओ बी वी आई ओ यू एस एल, ऑब्वियसली consistent with the Newton's first laws of motion। कंसिस्टेंट मतलब विचार, देखो कैसे ये विचार है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विचार के साथ न्यूटन का सेकेंड लॉ आया है। कैसे, कुछ देर पहले भी तुमको बताया था कि अगर बॉडी का मोमेंटम बदलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी अगर बॉडी का मोमेंटम नहीं बदलेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी एफ बराबर जीरो होगा तो ए बराबर जीरो होगा। जैसे अभी देखे, क्या देखे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए था, यानी एफ बराबर जीरो होगा तो ए बराबर जीरो होगा। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन लाने के लिए, यानी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, यानी मोमेंटम चेंज करने के लिए हाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ के विचार से ये न्यूटन का सेकेंड लॉ आया है। क्लियर हो गया बात, यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, पहला लॉ का विचार से आया है। कैसे, पहला लॉ बोलता है जो बॉडी जिस अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखना चाहेगी, यानी अगर एक्सेलरेशन जीरो है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स जीरो होगा, यानी फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी ये जीरो होगा। अब फोर्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा। यस, तो देखते हैं आगे, शीट में दे दिया हूं एक और नोट है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 शीट में दे दिया हूं, हाँ डाउनलोड कर लोगे, उसमें दिया हुआ, इसमें लिखा है न्यूटन सेकेंड लॉ इज ए वेक्टर फॉर्म, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन इज ए वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देखे थे ना। एफ इज इक्वल टू क्या आया था, एफ इज इक्वल टू असल में डीपी बटा डी है, एफ इज इक्वल टू क्या है, डीपी बटा डी है, यानी यही एम इंटू ए है। इससे तीन बात आता है, जैसे कि अगर हमको एफ एक्स निकालना है, एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जो मोमेंटम बदलेगा ना उसका रेट हो गया, यानी इससे ए एक्स निकलेगा, एक क्या होगा एफ वाई, एफ वाई मतलब डी पी वाई बटा डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, इससे निकलेगा मेरा ए वाई। और तीसरा क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड बटा डी टी इज इक्वल टू ए इंटू जेड। क्लियर है, न्यूटन सेकेंड लॉ एक वेक्टर का फॉर्म है, एफ बराबर डीपी बटा डी टी, अगर हम इसको एम गुना ए मान लेते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो यहीं तक रहेगा, मान लेंगे तो मास कांस्टेंट के केस में मान लेते हैं, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स होगा डी पी एक्स डी टी, एफ वाई एक्सिस की तरफ जो फोर्स होगा डी पी वाई बटा डी टी, जेड एक्सिस की तरफ जो फोर्स होगा टी जेड बटा डी टी, डी पी जेड बटा टी टी। ये एक बहुत शानदार स्लोगन एक गंजी पर मैंने देखा था, एक टी शर्ट पर लिखा हुआ देखा था, तुम भी देख लो इसका मजा, क्या लिखा हुआ है, क्या है, मजा है इसका, मजा ले लो। देखा होगा ना टी शर्ट पे लिखा हुआ, तो इसका मजा है। एक आदमी है नीचे की तरफ गिर रहा है, बोलता है इट्स नॉट द वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी, यानी पढ़े हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े है ना। तो कहता है ये जो आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, ये कहता है कि इट्स नॉट द वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, यानी वी बराबर यू प्लस ए टी, दैट किल्स यू, दैट इट्स दी एफ बराबर है, यानी अगर ये हो जाता है नहीं तुम्हारा, दैट किल्स यू। समझते हैं फिजिक्स के भाषा में, न्यूटन्स लॉ के स्टाइल में समझते हैं कि क्या है ये,
समझना चाहोगे? न्यूटन साहब ने ये बताया कि फोर्स सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि मोमेंटम चेंज कितना होगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि मोमेंटम किस दर से बदल रहा है, किस रेट से बदल रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या रेट है बदलने का, वो जब समझ जाओगे तब मजा आ जाएगा। जैसे समझते हैं, मान लेते हैं यही व्यक्ति को हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक, उसका फोटो हम यहाँ बना देते। एक पैर इधर है और एक पैर इधर है, और ये ऐसे करके गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो मान लेते हैं u बराबर जीरो से गिर रहा है, मान लेते हैं। और ये गिरते गिरते आ गया जमीन पर। कहाँ गया? जमीन पर आ गया। तो बात क्या है ना, u से इसका वेलोसिटी यहां आते आते v हुआ मान लेते हैं। तो यहां से यहां आने का तो एक टाइम इंटरवल होगा। इसका मास मान लेते हैं m, और इसका भी मास वही रहेगा, m ही होगा। तो यहां से यहां आ गया, उसके बाद जमीन पर गिरेगा धपाक, जमीन पर गिरेगा धपाक से। और जमीन को और नजदीक ले आता हूं, मजा आ जाएगा समझने में। दूसरा फोटो जो हम बना रहे हैं ना, देखो, ये जमीन पर ला दी इसको। तो यहां से फिर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यानी जमीन पर गिरने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी भी है, और जब जमीन पर गिर जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। यहां से यहां का भी एक टाइम इंटरवल होगा। बोलो यहां से यहां बहुत ऊपर से गिर रहा है, तो ये टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, और ये टाइम इंटरवल यहां से यहां का टाइम इंटरवल क्या होगा, लगभग जीरो हो जाएगा। यहाँ का टाइम इंटरवल जीरो नहीं होगा, ऊपर से गिर रहा है। अब समझाता हूं, मोमेंटम जो चेंज हुआ बटा टाइम से भागा दे देंगे, तो क्या होगा, मेरा फोर्स हो जाएगा। मोमेंटम चेंज मतलब क्या होता है, एम भी माइनस एम यू मतलब यहाँ जीरो है, तो इसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ एम भी बट्टा डेल्टा टी। यानी इसमें मोमेंटम कितना चेंज हुआ, मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। समझ लो, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो शुरू का फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू वी, शुरू का मोमेंटम हो गया m गुना जीरो। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। शुरू का मोमेंटम m इंटू जीरो, शुरू का मोमेंटम, बाद का मोमेंटम क्या था, ये हुआ p2, ये हुआ p1, समझे, ये p2 ये p1। तो मोमेंटम इसका जीरो से m भी हुआ, और इसका मोमेंटम एम भी से जीरो हो गया। इसका मोमेंटम पहले क्या था, इसका जो मोमेंटम चेंज होगा, इस पर एवरेज फोर्स मैंने F1 माना मैग्नीट्यूड में, और इसमें एवरेज फोर्स हम F2 मान लेते हैं। तो इसका मोमेंटम चेंज कितना होगा, इसका भी हो जाएगा डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। अच्छा से समझना, समझोगे तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आएगा, देखो इसका मोमेंटम, बाद में मोमेंटम कितना हो गया, m गुना जीरो हो गया, और शुरू का मोमेंटम कितना था, m भी हो गया। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डेल्टा टी लेते हैं। तो यानी मोमेंटम दोनों केस में बराबर हुआ चेंज, लेकिन यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में अंतर है। ये टाइम इंटरवल कितना है, जीरो है। ये टाइम इंटरवल कितना है, जीरो है। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो, यानी F2 का जो मैग्नीट्यूड है एम भी, F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है एम भी का मैग्नीट्यूड बट्टा जीरो कह सकते हो। बहुत गिरने से जस्ट पहले, उसके बाद गिर गया ना, बहुत छोटा सा इंटरवल है, तो क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी आदमी पर जो यहाँ से यहाँ जब गिरेगा तो मजा आएगा उसको, हवा, पानी, बिल्डिंग सब कुछ दिखेगा। लेकिन यहाँ से जब यहाँ आएगा तो सीधे ऊपर, ज़्यादा दूर दिखेगा ना, वहीं दिख जाएगा डायरेक्ट।
क्या लिखा हुआ, दैट किल्स यू इट्स द एम डेल्टा वी बटा डेल्टा टी एफ। मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल अगर बड़ा होगा तो फोर्स छोटा होगा, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा, और टाइम इंटरवल अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, यानी बहुत जोर की लगेगी। कैसी लगेगी, जोर की लगेगी, तो सीधे सीधे वहां पहुंच जाएगा, दूर तक आवाज जाएगी। मतलब समझ में आया क्या लिखा हुआ टी शर्ट पर, समझ में आया? यस। देखो अब इस सवाल का आंसर कैसे देना चाहोगे। व्हाई डज ए क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। लगान सिनेमा देखे, लगान कौन था, रागा की कौन था वो, जैसे बॉल को किया तक, बॉल को हाथ खींचता था, क्या होता, हाथ में आता था और चप से बॉल उड़ जाता था। तो इसका मतलब हुआ कि एफ जो है ना, एफ जो है सिंपली डेल्टा पी पर डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा टी पर भी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड में। टाइम इंटरवल अगर कम रखेंगे तो फोर्स लगेगा ज्यादा। तो उस रागा क्या नाम था पता नहीं उसका, लगान सिनेमा देखे हो ना, तो इसका मतलब कम इंटरवल देंगे, खींचेंगे नहीं, तो जैसे लगेगा वैसे उड़ेगा, तो उस बेचारा पर भी फोर्स लगेगा ज्यादा, और बॉल पर भी तो ज्यादा फोर्स लगेगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, इसलिए बॉल छिटक जाता है। यानी बॉल पर जब फोर्स लगेगा तो बॉल उड़ेगा ना, हाथ पर भी लग जाएगा, बॉल पर भी ज्यादा लगेगा, तो बॉल पर लगेगा तो रिबाउंड कर जाएगा फट से, इसीलिए नहीं पकड़ पाता है। मतलब क्यों एक क्रिकेटर बॉल को अपने तरफ खींच लेता है कैचिंग करते समय, तो इसका क्या है, टाइम इंटरवल को बढ़ाने के लिए। ये अगर बढ़ जाएगा, ये अगर बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। समझ में आया बात। मान लेते हैं ये है 100, ठीक, और ये लिया पहला केस में, मान लेते हैं लिया 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड है, ठीक है, 1 मिली सेकेंड। और दूसरा केस में आया, मान लेते हैं मोमेंटम उतने चेंज किया, क्योंकि जीरो तो करना ही है वहीं पर, और ये ले लिया 5 मिली सेकेंड, यानी यहाँ पर हो जाएगा 100 यूनिट जो होगा इसमें आएगा, मिली सेकेंड में आएगा। 10⁻³ कर दो, कोई टेंशन नहीं, 10⁻³ न्यूटन, और इस केस में कितना आएगा 20 गुना 10⁻³ न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मिली सेकेंड में देखो टाइम को बदले, टाइम इंटरवल को ज़्यादा कर दिए, देखो फोर्स 5 गुना, यानी टाइम इंटरवल जितना गुना बढ़ा दिए उतना गुना कम फोर्स लगा। क्लियर है बात। और सीमेंट पर गिरता है तो जोर की क्यों लगती है, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है ना, ये तो जैसे बालू पर कूदते हैं, बालू पर ऊपर से छत, हम लोग बचपन में क्या करते थे, छत से कूदते थे बालू के ढेर पर, पुआल समझते, पुआल, हाँ, खेती गेहूँ धान का खेती होता था जाड़ा के महीना में, पुआल रहता था, उस पर रख देते थे, छत से कूद जाते थे डायरेक्ट, बहुत मजा आता था। तो क्या किए हो तुम लोग ऐसा एंजॉय, बिल्कुल, तो वो वाला एंजॉय कर सकते हो। सीमेंट वाला हार्ड सरफेस पर कूदते थे कभी, क्या बचपन में भी अकल होती है हम लोगों को, कूदते नहीं है उस पर पुआल रख के कूदते, यानी न्यूटन्स के लॉ को हम लोग लगता है बचपन से समझते हैं, कॉमन सेंस। समझ में आ रहा बात, न्यूटन्स का लॉ बचपन में ही हम लोग सीख गए थे, जब कूदते थे बालू पर और पुआल पर, लार पुआर जो बोलते हो, सीमेंट पर नहीं कूदते थे। क्लियर हो गया बात दोनों, हाँ, यही बात है न्यूटन साहब का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिना सवाल किए तो मजा नहीं आएगा, तो सवाल कर लेते हैं ना, बहुत ही मजेदार। कुछ न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो ये है हॉरिजेंटल सरफेस, कुछ सवाल में एंजॉय कर लेते हैं। ये 4 kd का बॉडी है और शुरू में 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और 4 kg का ही बॉडी रहेगा, यहां से यहां जाएगा, तो अब ये मूव करने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से। टाइम जो है ना
यहाँ का टाइम है 0 सेकेंड पर यहाँ था, और यहाँ है t बराबर 5 सेकेंड पर। तो क्वेश्चन बताना फाइंड एवरेज फोर्स ऑन बॉडी। ऑप्शन दे दूं, एक में है 10 न्यूटन, बी में है 5 न्यूटन, सी में है 4.8 न्यूटन, डी में है 4 न्यूटन। कैसे बनाएंगे? ये क्या दे दिए सर, ये तो बहुत आसान है। वीडियो को पॉज करना फटाफट। क्या करना है? वीडियो को पहले पॉज कर लेना। करना है एफ एवरेज इज इक्वल टू P2 माइ डेल्टा पी, समझना है, डेल्टा पी बटा डेल्टा टी एम, मतलब P2 माइनस P1 बटा डेल्टा टी। P2 के जगह MV2 MV1 बटा डेल्टा टी, यानी एक तरह से MV2 माइनस V1 बटा डेल्टा टी, यानी अब आगे से हम लोग वैसे लिखेंगे MV माइनस Q बटा डेल्टा टी। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। सवाल मुझे पता है कि बना दोगे तुम, लेकिन समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट, फंडा। यस, फंडा जानना जरूरी है। तो क्या होगा, 4 kg का बॉडी है ना, एम हुआ V बराबर है 10, 10 डायरेक्शन ले लेता हूं आई साहब इधर, माइनस U के जगह 4 ही है, डायरेक्शन है इधर, बटा क्या करेंगे डेल्टा टी। कितना का टाइम इंटरवल हुआ? 5 सेकेंड का। तो कितना हुआ देखो, 10 में से 4 गया 6 गुना 4 24, 24/5। ये न्यूटन आएगा, डायरेक्शन हो जाएगा आई दिशा में। तो क्या करेंगे, 5 गुना 4 20, 5 गुना 8 40। ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन, यानी इस दिशा में कितना से 4.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आया मजा? दूसरा सवाल के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक और बना लेंगे तब ना मजा आएगा। अगला सवाल है हमारे शीट में, देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको बदल देता हूं, इसको भी। अगला जो सवाल है ना वो सीट का है, इसीलिए सीट से रिलेट कर रहा हूं मैं। देखो यही है, क्या है ये, इस क्वेश्चन में कह रहा है वही बॉडी है, 4 kg वाला है, वही 4 kg वाला बॉडी है, लेकिन पहले इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, और ऐसे जाने लगा बाद में। वही 4 kg है, बाद में इधर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यही टाइम T1 इज इक्वल टू 0 है और T2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एवरेज फोर्स बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में याद क्वेश्चन करो, 10 न्यूटन, ऑप्शन वही दे रहा हूं मैं जो इसमें लिखा हुआ है सीट में, 11.2 न्यूटन। सी नंबर 4.8 न्यूटन, डी नंबर 20 न्यूटन। आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यानी असल में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसमें दिखाया हुआ है, नहीं तो क्या करेंगे, क्या करना है, एफ एवरेज इज इक्वल टू MV माइनस U का फंडा इस्तेमाल करें। मैग्नीट्यूड को ऐसे कर देंगे, मैग्नीट्यूड को ऐसे कर देंगे, तो ये हुआ M। V जो है ना 10I है ना, 10I नहीं है, V क्या है, 4 है माइनस I। ध्यान से देखना, 4 माइनस I इधर है,
ये क्या लिख दिया, सही था, भी मेरा ये ना होगा, v बराबर 10i माइनस u के जगह 4 माइनस i, डेल्टा टी बराबर 5 सेकेंड, 4 यहाँ, 10 4 14 आ जाएगा, नहीं डायरेक्शन लेकिन माइनस आई आएगा, ध्यान से देखो, बटा 5, देखो 10 माइनस माइनस 4 यानी 14 डायरेक्शन माइनस आई को कॉमन ले लिए, माइनस आई यहाँ से ले लिए, माइनस आई यहाँ से ले लें, माइनस आई कहाँ, प्लस आई हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मतलब हुआ 14 चौका 56 बटा 5, डायरेक्शन हो गया आई, 11 5 55 और 2 5 2 10, इतना न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा। फंडा इज क्लियर। एक सवाल और देख लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ का है, एनसीईआरटी का सवाल है, 5.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, ए बुलेट ऑफ मास 0.4 kg मूविंग विथ स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, मूव कर रहा है पहले 90 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एक लकड़ी है ना, लकड़ी में घुस गया तो अंतिम में क्या होगा, रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और ये सब जो है ना प्रक्रिया करने में दूरी तय कर लेती है 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर तय कर लेती है। तो क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स यानी हमको जब फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो हो जाएगा m v माइनस u बाय डेल्टा टी। ये जो फोर्स होगा ना रेसिस्टिव होगा, कैसे जाना, वेलोसिटी घट रहा है ना, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं होगा, डिसिपेटिंग यानी होगा रिटार्डिंग फोर्स होगा, उसी को हम लोग रेसिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। बुलेट हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, 0.6 मीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बटा 2 इंटू टी लगाएंगे। s बराबर 0.6 मीटर, v बराबर 0, u बराबर 90 बटा 2, यहाँ मेरा हो गया t बराबर कितना हो जाएगा, देख लिया कितना हो जाएगा, s बराबर u प्लस यू बटा 2 इंटू टी, तो टाइम बराबर 2s बटा u प्लस v बन जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 1.2 बटा 90, नहीं t इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, t इक्वल टू 1.2 बाय 90, यहाँ डाल देते हैं। m इज इक्वल टू 0.04, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 90। वेरी गुड। और डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1.2 बटा 90 को ऊपर लेके चला जाता हूँ। ये सब प्रक्रिया अगर करेंगे ना, तो 4 गुना 3 12 और 3 तिया 9 9 तिया 27, 270 न्यूटन आ जाएगा। जस्ट ए मैटर ऑफ कैलकुलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि बात किए थे कि आज न्यूटन का सेकेंड एंड थर्ड दोनों लॉ बात करेंगे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ आगे वो क्या होता है, बड़ा मजेदार। बोलता है कि जितना जोर से तुम मारोगे उतने बड़ा रिएक्शन होगा। इसका मतलब हर एक्शन के बराबर और अपोजिट में रिएक्शन होता है। जैसे दीवार पर मारे तो क्या होगा, हर एक्शन का रिएक्शन हो गया। एक आदमी बदमाशी किया और एक आदमी को चाटा मारा, कहानी है, मजा ले लो। और वो अदालत में गया, जज साहब उसको साबित कर रहा था कि तुम दोषी, वकील उसका सब घेर गया। तो उसके वो जो आदमी था ना, वो न्यूटन का थर्ड लॉ जानता था।
उसको बोला कि तुम्हें कुछ अंत में कुछ कहना है? बोला बिल्कुल सर। बोला सर मुझे तो सज़ा मिल चुकी है। बोला कैसे? बोले ला इन्होंने, मैंने जब इसके गाल पे जड़ दिया जोर से तो उसका गाल ने भी मेरे हाथ को मारा, तो इस प्रकार से इन्होंने तो बदला मेरे से ले चुका है। तो जज साहब का बेहोश हो गए और आज तक उठे नहीं है बेहोश बेचारा। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जज साहब को मालूम नहीं था ना, दिक्कत ये है। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है हर एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये एक्शन और रिएक्शन जो है ना, दो डिफरेंट बॉडी पर लगेगा। ऐसा नहीं कि एक्शन होगा एक बॉडी पर, जैसे एक्शन करेंगे इस बॉडी पर, रिएक्शन होगा इस बॉडी पर, तो डिफरेंट बॉडी पर। जैसे हथौड़ा से दीवार में मारेंगे तो दीवार पर अलग फोर्स होगा और दीवार के कारण हथौड़ा पर जो फोर्स होगा ना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी ये दो, जैसे कि देखो, जैसे कि मान लेते हैं, समझा देता हूँ। जैसे एक चार्ज है, जैसे एक मास है, ये है m1 और ये है m2, ठीक। इस बॉडी के कारण इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1/2। इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। देखो दोनों दो डिफरेंट बॉडी पर लग रहा है ना। जैसे देखो रखे थे लास्ट क्वेश्चन में, क्या दिए थे? नॉर्मल रिएक्शन किए थे ना, जैसे एक बॉडी ये ले ली, एक बॉडी ये ले लिए। अब देखो अगर ये एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा इस पर। जैसे बंदूक से गोली निकली, मान लेते हैं एक गन है, और इससे निकली बुलेट, तो बुलेट पर फोर्स गन लगाया तो बुलेट के कारण गन पर भी फोर्स लगेगा। नहीं देखते हाथ से जर्क मारता पीछे, यानी बंदूक चलाएंगे तो जर्क मारेगा पीछे। यानी हर एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन होगा, दो डिफरेंट बॉडी पर होगा। दो डिफरेंट बॉडी का मतलब हुआ, यानी गन के कारण बॉल पर इधर लगेगा तो बॉल के कारण गन पर इधर लगेगा। क्लियर हो रहा है बात? एक्शन रिएक्शन। अच्छा ये तो ऐसा तो नहीं कि इसका अगर mg लगेगा, मान लेते हैं mg होगा और n बराबर mg है मान लेते हैं सपोज, तो क्या mg रिएक्शन फोर्स है? ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, ये और ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो n है ना, इसी बॉडी पर लग रहा है और mg भी उसी बॉडी पर लग रहा है। हाँ, तो n और mg एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन हमेशा एक ही टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का नहीं होता है, और दो डिफरेंट बॉडी पर लगता है। एक्शन अगर एक बॉडी पर होगा तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पर होगा, और हमेशा जोड़ा में होता है, अकेले कभी नहीं होता है। एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन और इक्वल अमाउंट में होगा। अच्छा एक बात बताओ, तो पहले एक्शन की पहले रिएक्शन? हाँ, बता नहीं पाओगे। पहले एक्शन कि पहले रिएक्शन? पहले एक्शन कि पहले रिएक्शन? क्या दोनों एक साथ लगती है? याद रखना इस बात को, एक्शन और रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, दो डिफरेंट बॉडी पर होता है। जैसे कि हमने मारा इसको कि इसने मारा मुझे, पता नहीं, दोनों एक साथ होता है ना। जिस समय ऐसा थोड़ा है कि अभी हम एक्शन किए, कुछ देर एक घंटा के बाद रिएक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। अभी हम मारेंगे तो एक घंटा के बाद ही रिटर्न देगा गिफ्ट। यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ में होते हैं, एक ही टाइम में होगा एक्शन और उसी टाइम में होगा रिएक्शन। तो एक्शन पहले रिएक्शन पहले, हाँ, दोनों एक साथ होगा। क्लियर है बात? ये है न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। अब इससे रिलेट करके कुछ और सवाल हम कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ पर, एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। जैसे कि अभी जो बताया वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट वाला, एक रॉकेट वाला सवाल देखते हैं। कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं क्या है रॉकेट वाला सवाल का। न्यूटन्स का लॉ भी समझ में आएगा, एक्शन रिएक्शन भी समझ में आएगा। नेक्स्ट में हम जो करेंगे ना हम लोग, ये देखो एक्शन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं रॉकेट है, ठीक। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ तक ना, F बराबर एम ए की, तो क्लियर हो गया होगा। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं, एक सवाल करना जरूरी है, देखते हैं।
ये देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ तुम्हारे लिए एक शानदार उदाहरण दिया। अच्छा एक बात बताओ, चैलेंजिंग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कौन जीतेगा खींचातानी में? अगर ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, तो फोर्स किस पर ज्यादा लगेगा? दोनों पर बराबर लगेगा। जीतेगा कौन? इसका मास अगर 60 kg है, मसल्स वाला आदमी है, और इसका मास मान लेते हैं 100 kg है, इस वार में जीतेगा कौन? स्मूथ सरफेस जमीन पर है, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, कौन जीतेगा? बताओगे मुझे कौन जीतेगा? ये कि ये मसल्स मैन है, मसल्स तगड़ा है, बहुत ताकतवर है, लेकिन ताकतवर नहीं है बेचारा, लेकिन है बम। तो कौन जीतेगा? तो क्या होगा? एफ दोनों का बराबर लगेगा, तो इसका जो ए होगा एक्सलरेशन इज इक्वल टू एफ बटा एम हो जाएगा। तो एफ मान लेते हैं दोनों पर लगा 300 न्यूटन मान लेते हैं, दोनों पर कितना लगा? 300 न्यूटन लगाता है। तो कौन खिंचाएगा, ये कि ये? बहुत आसान है। इस आदमी का एफ ए बराबर एफ बटा एम, एफ बराबर एम इंटू ए पढ़े है ना, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए बराबर एफ बटा एम होगा, तो एफ हो जाएगा 300, एम हो जाएगा 60, तो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव करेगा। और ये कितना से मूव करेगा? ये जो है ना फैट मैन, फोर्स बटा मास कर देंगे, यस, तो फोर्स कितना होगा? 300 न्यूटन। मास कितना है? बम 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 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जीतेगा कौन? ये जीता ना, यानी मसल्स मैन को फैट मैन ने हरा दिया। मजा आया? मसल्स मैन को फैट मैन ने हरा दिया, तो जीता कौन? ये खींच लिया इसको। नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ पर एक क्वेश्चन तो है। न्यूटन सेकेंड लॉ को दो तरह से हम लोगों ने पढ़ा अभी, दोनों को ध्यान से समझ लो। एक में हम लोगों ने पढ़ा F इज इक्वल टू dp बटा dt था। दो पार्ट में बदला है, एक बन गया F इज इक्वल टू एम ए, इसमें क्या कांस्टेंट था? m कांस्टेंट था। और एक बन गया F इज इक्वल टू v इंटू dm बटा dt। तो एक क्वेश्चन इस पर और एक क्वेश्चन इस पर तो जरूर बनता है ना? एक क्वेश्चन इस पर और एक क्वेश्चन इस पर बनता है। तो एक क्वेश्चन इस पर छोटा सा ले लेते हैं। तो कहता है कि अगर F इज इक्वल टू 3i 4j 5k है, m इज इक्वल टू 10 kg है, तो a बराबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इस पर सवाल आगे ढेर सारा करेंगे, अभी कुछ सवाल इसको खत्म करके पैक कर देता हूं इसको। इस तरह का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जैसे देखो लगाना सिखाता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक है, क्या है? देखो ये एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है, और इधर फ्यूल निकल रहा है। फ्यूल का वेलोसिटी रिलेटिव टू रॉकेट है इतना, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्ट वेलोसिटी, EXHAUST एग्जॉस्ट वेलोसिटी। इस पर ढेर सारा सवाल कराएंगे तुमको, वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है? तो इसका कुछ मास होगा, अपना मास फ्यूल का निकल रहा होगा, यानी जो सिस्टम है ना,
इस सिस्टम का dm/dt होगा। dm/dt मतलब इससे जो निकल रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इसका मास घट रहा होगा, फ्यूल बाहर निकल रहा है तो हाँ, तो इधर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग बोले थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट मतलब क्या हुआ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रत्येक क्रिया होती है, यानी फ्यूल इधर मोमेंटम देगा तो उसका इधर होगा, और ये जो होगा ना मैग्नीट्यूड में v रिलेटिव गुना dm/dt, v रिलेटिव गुना dm/dt मैग्नीट्यूड में हो गया। अभी मैग्नीट्यूड सीधा बात करो, बाद में समझाएंगे ये v रिलेटिव क्या है, dm/dt क्या है। तो v रिलेटिव dm/dt, फिलहाल इतना ही समझना है। तो इसका मतलब हुआ इस पर इस जो रॉकेट है इस पर एक मास mg काम करेगा खुद का, यानी इस पर खुद का mg काम करेगा, थ्रस्ट लगेगा ऊपर तो ऊपर भागेगा एक्सेलरेशन a से। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा, F थ्रस्ट माइनस mg, ये हो गया नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल कराते हैं हम लोग, देखते हैं वो कौन सा सवाल है। देखो नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन है ताजा ताजा, जेईई में 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। कहते हैं रॉकेट है, वीडियो को पहले पॉज कर देना है, उसके बाद बनाना है। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg। एक रॉकेट है, रॉकेट लिए, क्वेश्चन देखना। अरे रॉकेट बनाना भी सीख जाना, ऐसे 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 ऐसे, यस, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। इस रॉकेट का इनिशियल मास है 1000 kg। मास धीरे धीरे घटता है ना, इसीलिए इनिशियल लिखा हुआ है। धीरे धीरे मास इसका घटेगा ना, फ्यूल निकलेगा तो 1000 kg है। कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न्ड, यानी हमको dm/dt निकालना है, किस रेट से फ्यूल बर्न होगा। dm/dt रेट ऑफ फ्यूल जो निकलेगा ना, किस रेट से। सो दैट रॉकेट इज गिवन एन एक्सलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इधर एक्सलरेशन कितना मिल जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन मिल जाएगा। अब 500 मीटर पर सेकेंड से ये निकल रहा है, यानी इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये है 500 मीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहा है कि क्या होगा ताकि इतना एक्सलरेशन हो जाए। क्लियर है क्या करना है, ऊपर की तरफ लगेगा थ्रस्ट और नीचे की तरफ लगेगा mg। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लगा, F थ्रस्ट माइनस mg। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, यस। F थ्रस्ट बराबर निकाल देते हैं, कैसे होगा। F थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, F थ्रस्ट इज इक्वल टू V dm/dt। निकालना है इसको, dm/dt रहने देते हैं फिलहाल। m लिख देता हूं, m इंटू जी बराबर बोल रहा है 10 लेने के लिए, इज इक्वल टू m इंटू ए बराबर 20 है, दिया हुआ है। तो v dm/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 कॉमन आ गया, 20 10 30 आ गया इधर। अब v इज इक्वल टू 500 है, तो dm/dt आ जाएगा, dm/dt 1000 इंटू 30 गुना भाग कर लोगे, v इज इक्वल टू है 500 दिया हुआ है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और 30 गुना 2 बराबर
60 kg पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 60 kg निकलेगा फ्यूल, तब जाके पकड़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बहुत धुआं निकलेगा इससे, तब जाके यहाँ पहुंचेंगे। थैंक यू बच्चों, आज इसको यहीं रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, लेक्चर नंबर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बाय बाय।